बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA चैनल 24। आरिफ निज़ामी साहब और ग़ुलाम सैन तो प्रोग्राम में होते ही हैं। आज हमने ज़हमत दी है जनाब शफ़क़त महमूद MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर, और जिधर ये शो हो रहा है इस हल्के की भी नुमाइंदगी इनके ज़ुम्मे है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब से ज्वाइन किया है मरकज़ी रहनुमा का दर्जा हासिल किया है। और इमरान खान की तरह इनका भी तुरा इम्तियाज़ ये है कि क्लीन हैंडेड, क्लियर हेडेड, एजुकेटेड पॉलिटिशियन है। वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। शफ़क़त महमूद, वेलकम टू दी शो। बड़ी मेहरबानी। आरिफ निज़ामी साहब, आज तो मैं समझता हूँ कि इनका जनाजा निकल गया है। सियासी जो करप्ट और क्रिमिनल लोग हैं, जिस तरह आर्मी चीफ ने परसों बयान जारी किया और आज लिस्ट जारी कर दी है कि जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल से लेके लेफ्टिनेंट तक के लोग शामिल हैं और उनको बदनवानी, नाहली, करप्शन की बुनियाद पर निकाला गया। क्या समझते हैं? ये ग़ुलाम हुसैन साहब, मैं थोड़ी सी ज़रा वजाहत कर दूँ। मैंने भी को आला अस्करी ज़राया से आज जी बात की। आपको पता है कि 2 रोज़ पहले भी मैंने की थी, आपको जिक्र किया था मैंने। जी जी। तो उस वक्त भी मुझे हिंट थी कि कुछ इन दी ऑफिंग है। ये आला अस्करी ज़राया के मुताबिक ये 8 लोग हैं। 8 लोग निकाले गए हैं। 8 हैं, ये 11 या 12 नहीं है। ये पता नहीं नाम कैसे आ रहे हैं बीच में। और ये हो बिल्कुल सकता है पहले के कुछ डाल दिया। मौसक ज़राया से, हॉर्सेस माउथ वाली बात, हाँ, ठीक है ना। और इसमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। एक एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक लेफ्टिनेंट, एक मेजर। एक मेजर जनरल है। असल बात यह है कि ये सारा, इसमें कोई इनकॉम्पिटेंस या और चीज़ नहीं, एक ही चीज़ है, फाइनेंशियल करप्शन। वो तो मैंने सिर्फ वजन के लिए कह दिया, बाकी तो फाइनेंशियल करप्शन। अच्छा, मैंने ये भी पता करने की कोशिश की कि ये कोई फ्लैश इन द पैन है कि भाई इन्होंने ये शफ़क़त साहब ये कर दिया है इसलिए कि मुल्क में एहतसाब की जब से ये पनामा लीक्स आए हैं या पानामा लीक्स आए हुए हैं, तो ये भी बड़ी बहस चली हुई कि जी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी। और आपको पता है कि दुनिया भर में कोई एक एहतसाब की सी लहर आई हुई है कि लगता है कि मोरालिटी और सियासत का जो पहले तल्लक नहीं था, कई मुल्कों में ये आवाज़ आनी शुरू हो गई है। अब ब्राज़ील की जो प्रेसिडेंट है उसके ख़िलाफ़ एहतसाब की लहर, इससे पनामा लीक से तल्लक नहीं है। यूक्रेन में चल रहा है, स्पेन के वज़ीर आज़म की बात आ गई, तो ये जगह जगह चल रही। तो खैर, तो मुझे ये बताया गया कि ये कोई फ्लैश इन द पैन नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये फ़ौज का प्रोसेस है, कुछ अर्से से चल रहा था। और एक बाकायदा इंटरनल इनका डिपार्टमेंट है, एडिटरेंट जनरल के कहते हैं उसको, इंटरनल अफेयर्स या इंटरनल इंक्वायरी का, उसको एक हेड करता है ओवरऑल लेफ्टिनेंट जनरल, और इस सारी इंक्वायरी का इंचार्ज एक मेजर जनरल है। और वो एक इंटरनल मॉनिटरिंग भी करते हैं और ओवर वॉच भी करते हैं आला सरकारी ज़राए। और उन्होंने ये फाइनेंशियल करप्शन पे इन लोगों को पिन पॉइंट किया। लेकिन अब आज ये भी चल रही है कि जी 2 और साबिक कोर कमांडरों के ख़िलाफ़ को निकाला गया है, निकाला जा रहा है। आला अस्करी ज़राया कहना है कि दिस इज़ इट फॉर द टाइम बिंग, कोई और इसमें नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। लेकिन मैसेज जो है, जैसे कि आपने कहा कि बड़ा क्लियर कट गया है। और शफ़क़त महमूद साहब, आप बताइए कि आपकी पार्टी का तो नुक्ता नगाह बड़ा क्लियर है, आप तो बड़ा विंडिकेटेड फील करते होंगे इस मामले में। मेरा ख्याल है कि सारी कौम विंडिकेटेड फील कर रही है। 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो गौर तलब हैं। एक तो ये है कि उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया, आज सारी कौम को दिखा दिया कि अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बात करते हैं। वी वॉक द टॉक, वी वॉक द टॉक। और जो हम दूसरों को तलकीन कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने लिए कर रहे हैं। और ये बड़ी बात है, क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप ख़ुद अपने घर में शो करें कि जी हम उस पर अमल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि एहतसाब का अमल सारी तरफ होना चाहिए। ये जो लोग कहते थे ना पहले कि जी फ़ौज के अंदर एहतसाब नहीं होता, उन्होंने साबित किया कि हमारा एहतसाब का जो अमल है वो कायम दायम है। और ये उस पर कोई वो ग़ुलाम हुसैन साहब, ये मतलब ये हुआ ना कि जो तकरीर थी उनकी, उसमें जब उन्होंने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड, ये क्लीशे नहीं था या तकिया कलाम नहीं था, इस तरह बन चुका हुआ है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जिसका सिर्फ हायर लीडरशिप से ताल्लुक़ नहीं है फ़ौज की।
ये जो अब फौज है ना, ये पिछले 10-12 साल बल्कि 16 साल से हालत जंग में है। इसमें कोई भी आपकी टॉप लीडरशिप में ऐसा बंदा नहीं है जिसने खुद ज़ाती तौर पे गोलियों का सामना नहीं किया, अपने कॉलीग्स को मरते नहीं देखा, शहीद नहीं होते देखा, अपने कॉलीग्स को माजूर नहीं होते देखा। जो लोग गोलियां फेस कर रहे हैं और कौम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, उनमें यकीनन ये ख्याल तो पैदा होता होगा कि हम तो अल्टीमेट सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं और कौम को और बाकी जो आपके अरबाब इख्तियार हैं वो लूट रहे हैं। ये बड़ी एक आप गौर करें ज़रा इस पर कि गोली फेस करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़रा मैं आपकी नहीं, correction मैं कर दूं आपको एक नफ्सियात की कि बात कर ये जनरल रहील शरीफ के आने पे ये परसेप्शन ज़्यादा जागजी हुई है, क्योंकि जनरल रहील शरीफ ने टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, और ये ज़रब अज़ब जब से शुरू हुई है उन्होंने ये रोल उठाया, और उन्होंने एग्ज़ाम्पल से ये भी फैसला साबित किया कि जो सिपा सलार है ही शुड बी अबव बोर्ड हिमसेल्फ। अब जो के ब्रदर्स हैं यानी क्यानी ब्रदर्स, उनका किस्सा भी आपको मालूम है, और क्यानी साहब ने हमारी मॉरल अथॉरिटी खो दी थी एक्सटेंशन लेके। मौजूदा क़यादत में ये बात जो आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है, और उनकी ज़ख्मों पर नमकपाशी होती है जब हुक्मरान जो हैं लल्ले तल्ले करते रहते हैं। एग्जैक्टली। अभी कहते हैं इलाज के लिए हम लंदन गए हैं तो वहाँ जाके रोलेक्स की घड़ी ख़रीद रहे हैं, सेवल रो पे नाप दे रहे हैं, तो ये ज़ख्मों पे नमकपाशी तो है ही है ना कौम की, और गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, और जो लोग जान दे रहे हैं गुलाम हुसैन साहब, और जी। ये मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि फ़ौज के अलावा हमारे पुलिस के लोग भी बड़े मारे जा रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जी, बिल्कुल, आरिफ सारे। निज़ामी साहब, ये जो 3 साल में लूट मार हुई है डाका जनी हुई के ख़जाने पर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से बड़े बिलियन ऑफ रुपीज़ लूटे गए हैं, तो ये जो खामोश तमाशाई बैठे रहे हैं जज और जनरल, तो ये भी जिम्मेदार हैं फिर इसमें। इसका कौन जुम्म? वो आपने मुझे याद दिला दिए, वो मौला गुलाम जिलानी कहते थे ज़िया-उल-हक के दौर में आपके के 3 जी में उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, जज, जर्नैल और जमात इस्लामी। नहीं, जर्नलिस्ट भी ला लो। चौथा लेकिन तो आप एक- जर्नलिस्ट बना दिया। एक चीज़ मैं यहाँ क्यों जी? एक चीज़ मैं अर्ज़ नहीं, करूं। आप मुझे बता दें ये। नहीं, मैं बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ कर लूँ उससे पहले हाँ। कि 30 साल से दोनों बरादरान मुख्तलिफ दफ़ा ताकत में रहे, पावर में रहे। 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब, 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर भी रहे। पाकिस्तान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें वो उनको तसल्ली हो कि उनका अपना इलाज हो सकता है। आप ज़रा गौर करें कि इलाज के लिए जाना है तो बाहर जाना है, उन्होंने भी जाना है, उनकी बेगम साहबा ने भी जाना है, बच्चों शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना है। और बाबा एक तो कम अज़ कम सेंटर ऑफ मेडिकल एक्सलेंस बना देते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे आपका इलाज अपना आपको तसल्ली होती है कि आपका इलाज हो रहा है। जब उठते हैं जदाते लंदन में, इलाज लंदन में, स्कूलिंग लंदन में, मतलब यहाँ क्या है फिर? कारोबार अरबोंपति लंदन में। तो आप पर ये जो इल्ज़ाम है कि पीटीआई और इमरान खान और शफकत महमूद और दूसरे आपके साथी फ़ौज के साथ मिलके एक इलेक्टेड मैंडेटेड अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत, जिसको राइट है 2018 तक हुकूमत करने का, उसको निकालने का आपको किसने मैंडेट दिया है? इसका आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। कल हमारे शो में वज़ीर मुमलकत जनाब डॉक्टर तारक फजल चौधरी इस्लामाबाद से एमएनए, उनको हम समझाते भी रहे हैं कि भाई आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान पूरी कौम की दिलों की धड़कन है, वो दयानतदार शख्सियत है, और उन्होंने अपना प्लॉट 32 करोड़ का बेच के शहदा फंड में दे दिया, तो किसी करप्ट को वो क्यों टॉलरेट करेंगे? उनका करप्शन के ख़िलाफ़ जो जहाद है पूरी कौम की आवाज़ है। तो उन्होंने आगे से क्या फरमाया, ये कौम सुने। उनका बयान हुकूमत के तनाज़र से है या इस पनामा लीक्स के हवाले से है तो वो मावरा आइन है। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता, आइन का अपना एक निज़ाम है, फ़ौज भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। आइन इसलिए पड़ गया कि आइन डिफ़ाइन करता है कि जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसे आइन डिफ़ाइन करता है। और ये पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी इस तरह ही फरमाते रहे, अब तुम नोट फरमाया कि हुणे इन्होंने आइन याद आ गया। ये बताएं शफकत साहब, ये जो वैसे माहौल तो बदल गया ना,
कि एक ज़माना था जब आपको याद है मेरे और आपके मुश्तरका दोस्त आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत हैं, लाहौर में नेवल कॉलेज में ख़ताब करने के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी कि नवाज़ शरीफ को इनसिक्योरिटी रिडन पॉलिसीज़ जो हैं यानी अदम तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसीज़ को आउटग्रो करके इक़दाम करने चाहिए और ग़ालिबन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात की थी उसमें। उस पर जनाब इस्तीफ़ा मांग लिया गया था। आज जो कुछ आर्मी चीफ ने कहा परसों यानी कि उसको वैसे तो कड़वी गोली से की तरह बर्दाश्त कर गए हैं, लेकिन ये जो आपने सुना भी जिस तरह तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये वाकई इसमें कोई मावरा आइन बात लगती है आपको, आप हुकूमत में रहे हैं, आपको पता है आप सियासतदान हैं इतनी देर से। नहीं डीएमजी अफसर था ना, डीसी मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आइन मुकद्दम है, सब के लिए मुकद्दम है, लेकिन तुसी लुटी जाओ, खाई जाओ, कमाई जाओ और हर वक्त ढाल बना लो आइन की। मैं एज ए पाकिस्तानी अब क्या मीडिया नहीं उठाता करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़? क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं उठाती करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़? क्या सिविल सोसाइटी नहीं करप्शन के? तो अगर फ़ौज जो अपनी जानें दे रहे हैं आपके लिए और मुल्क के लिए, अगर वो आवाज़ उठाते हैं करप्शन के ख़िलाफ़, तो इसका मतलब है कि तारिक फजल चौधरी साहब को आइन याद आ गया। और बाबा अपने अमाल ठीक कर लो तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप लीडरशिप पोजीशन में होते हैं तो आपको वो क्या है, वो सीजर्स वाइफ हैज़ टू बी अबव, हर चीज़ आपका एक लेवल पे। मैं तो यही कहता हूँ कि जो आम लोगों के लिए जो मशल रहा है वो तो हुक्मरान होना चाहिए, हमारे सियासतदान होना चाहिए और इस लेवल का होना चाहिए कि लोग उसको अपना रोल मॉडल समझें। आप देखिए ना, जब इसाक डार साहब ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज़ ए हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट, जब अपनी और अपने बच्चों की सारी इन्वेस्टमेंट बाहर होगी तो आप और मैं कौन कौन इन्वेस्टर यहाँ आएगा जनाब? तो आप देख लें नवाज शरीफ साहब की जो अपनी दौलत है, मतलब एक जगह शायद उन्होंने डिक्लेयर भी किया कि 19 मिलियन डॉलर या समथिंग उनके बेटे ने उनको दिए, कहीं डिक्लेयर किया हुआ 19 करोड़ है जी, 19 करोड़ हाँ रुपए। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने सारे पैसे, वैसे तो खैर बड़े सवाल उठते हैं कि जी हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज साहब को पैसे वहाँ से कैसे मिले जो कि इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली, लेकिन मकसद ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर, सारा पैसा बाहर, इलाज बाहर, बाकी तालीम बाहर। बाबा इस मुल्क में वज़ीर दिफा मुकर्रर किया हुआ है, उन्होंने क्या फरमाया था जरा वो भी चलाएं भाई। जनाबे वाला सिर्फ 63G नहीं है आइन के अंदर, 244 भी आर्टिकल है और 6 आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, बट जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर का, या गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अयाशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मखसूस तबका जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। जनाब देखा आप ये बात ये ना जिस नजर में उन्होंने कही, ये पहले कही थी, तो देखिए ना बात ये पहले कही थी तो यानी पहले ठीक थी। मेरी बात क्यों नहीं ठीक थी, क्यों नहीं ठीक थी बताएं ना आपका। ज़ियाउल हक के दौर में क्या हुआ, अच्छा मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, किस तरह लॉयल्टीज खरीदी गई ज़ियाउल हक के लेकिन दौर थोड़ा में सा और क्या कुछ नहीं हुआ यार, क्या हुआ? सारी जो बेईमानी है वहीं से शुरू हुई ना, कई बयान और इतने उसको क्या फौत हुए इतने साल हो गए, हमारे आज जैसे तक बेईमानी का एक अयूब खान के दौर में इल्जाम क्या नहीं हुआ? लगा उन पर। 22 खानदान क्या हुआ, वो खुद तो नहीं लेकिन एक सिस्टम बनाया पूरा करप्शन का। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ का फ़र्क करना चाहिए, लेकिन ये उनके भी सुन ले कियानी दौर में क्या हुआ और आज फ़र्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ का फ़र्क करना चाहिए जब आप अपनी तकरीरें करते हैं। और जो मुझे अफसोस हुआ ये तकरीर सुन के ख्वाजा आसिफ की, आप कहें कि चंद मखसूस जर्नैल, ये अगर मुशर्रफ के ज़माने में थी तो मुशर्रफ को कहें,
हाँ, ये generalize जो दिक्कत है जी। लोग आपके लिए जाने दे रहे हैं उनको आप बैसीत मुजमुई उनका मजाक उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तान शुरू कर देते लेकिन हैं। ये मेरे ख्याल से कोई 2011 और टाइप जब की तकरीर है यार। मैं ये कह रहा हूँ बारह कि जब किया। की भी है, आप कहें कि मुशर्रफ बुरा है, आप कहें क्या नहीं बुरा है, आप कहें इतनी चंद जरूरत जरनैल कहाँ बुरे है, हैं। इतनी जरूरत कहाँ थी? निजामी ये साहब तो आप एक- इनको तो डूब मरना चाहिए। सारे इन पर इदारे को पूरी आप- दुनिया में तो लानत हो रही है। पनामा लीग या जो भी नाम है, पनामा पेपर्स के जरिए हराम है, इस्तीफे नहीं देते। लेकिन आज इनकी हालत ये गुलाम हो गई हुसैन है। साहब, बात यह है हाँ कि जहाँ तक पनामा लीक्स का तल्लक है, हाँ दी एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन इसका मतलब नहीं टू रॉन्ग्स में एक राइट कि हम यहाँ कहें जी कि हम यहाँ जमहूरियत का कौन कह रहा है? लपेट कौन के, कह रहा है? हम कहें कि जी माजी में यानी इस मुल्क के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना वो उन फौजी आमरों के पैदा करते हैं माजी में जिन्होंने करप्शन के ख़ात्मे की का नाम लेकर इस मुल्क पर शबखून मारा इक़्तिदार में, सियासतदानों को ठुड्डे दे के बाहर डाला और फिर करप्ट सियासतदानों को मिला के खूब लूट मार की। और वो सियासतदान आज जो मुशर्रफ फरिश्ते साहब हैं, भी कह रहे हैं, जो इतने आज फरिश्ते हैं मुशर्रफ साहब कि भी उनके कह रहे हैं, $1.5 बिलियन उनके यानी निकरे गुलाम पहने हुए हुसैन- बच्चों के अकाउंट से निकल रहे हैं। गुलाम हुसैन साहब, मुशर्रफ साहब आज कह रहे हैं, आज उनका बयान है, उन्होंने वेलकम किया है, उन्होंने कहा एहतसाब होना चाहिए, तो खुद क्या दौड़ हर्ज लगा, क्या इसमें? खुद भाग गए, नहीं तो अगर उनका भी हो तो पकड़े जाएंगे वो खुद भी। भाग गए। कहाँ पकड़े जाएंगे यार, निकल गए, नहीं, ये नहीं रात है। गई, बात गई। आज उसने साबित कर दिया आर्मी चीफ ने। देखिए क्यों जी की कहते हो तुसी? पहली तो बात यह है कि जिन्होंने शब खून मारा, जिन्होंने मावराए आइन चीज़ें की, उनको हम कंडेम करते हैं बिल्कुल। और हम आइन के साथ खड़े हैं। लेकिन आइन ये लाइसेंस तो नहीं देता कि आप सारी कौम को मार के खा जाएं और सिर्फ ढाल बनाएं। कभी कहते हैं हमें अदालतों में ले जाएं, पता है उनको कि अदालतों में तो फैसला होना कोई नहीं है, नहीं, कभी इसकी- कुछ करना। शफकत साहब, इसकी वजह यह है, आप MN हैं, सारे इस दौर में मियाँ नवाज शरीफ ने कोई कैबिनेट की फॉर्मल मीटिंग की नहीं, पार्लियामेंट्री 8 पार्टी महीने की से तो नहीं की। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई नहीं, पार्लियामेंट में कभी खुद गए नहीं, कौम से एक बुद्धा सा खिताब किया जी, लेकिन पार्लियामेंट किस मर्ज़ की दुआ, कैमरून पार्लियामेंट में गया ना। तो ये मेरे दोस्त हैं चौधरी तजाज हसन, आपके भी आजकल अच्छा हनीमून मेरे चल रहा है, पुराने दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, जाती तौर वो पता है कहते हैं ये जमहूरियत नहीं, ये पर्ची जमहूरियत है। मतलब है कि पर्ची जमहूरियत का मतलब है कि आपने ठप्पा लगाया, आपके MN आ गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद आपको मिल गया लाइसेंस टू किल। मकसद ये है ना ये प्रॉब्लम है ना कि जमहूरियत क्योंकि उनको सर्व कर रही है उनका। देखिए ना, जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन का नाम तो नहीं है, जमहूरियत सिर्फ पोजीशन में पहुंचने का नाम तो नहीं है। जितनी बातें आपने की हैं वो सारी जमहूरियत का हिस्सा है ना, गुलाम हुसैन साहब, वो नहीं करनी। कोई वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो आज इरशादात किए ना, वो ब्रेक के बाद मैं आपको अर्ज़ करना नहीं तो चाहूँगा। आज ये भी हुआ है कि उन्होंने आज इनफॉर्मल, आप कहते हैं काबीना का इजलास और फलां, अब वो क्या आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वज़ीरों ने ना सारे वज़ीरों ने नहीं, बताया गया है कि कुछ वज़ीरों ने कहा कि मियाँ साहब इस पनामा पेपर्स के मामले पर अगर चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाना पड़ता है तो बनाना चाहिए, अगरचे आखिरी फैसला आपका होगा, लेकिन हमारा मशवरा है कि आप चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना दें। मुझे तो इस दाल में कोई और काला नज़र आता है, इसको टेकअप करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक निज़ामी साहब। मुझे अब शुबा पड़ गया है कि मुस्लिम लीग N के ऊपर जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ग्रिप और गिरफ्त थी ना, कमांड और कंट्रोल, वो ढीला पड़ गया है। और जो डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, जैसे MKM से, जैसे पीपल्स पार्टी से, जैसे और पार्टियों से ग्रुप्स पैदा हो रहे हैं, आप किसी वक्त वज़ीरों और मशीरों और MNAs और MPs पर मुश्तमिल कोई एक बड़ा चंक जो है, बड़ा ग्रुप जो है मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत को खैर बात कह देगा, या ये कहेंगे कि जिन्ना खादियाँ गाजर ढेड उन्होंने पीड़, जो काली भेड़े हैं उनको निकाला जाए ताकि जमहूरियत और हुकूमत जो है वो और मुल्क तबाह ना हो। गुलाम हुसैन साहब, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट आदमी हैं, आपको ही पता है इस मुल्क का जो सियासी निज़ाम है, अगर तो मियाँ नवाज शरीफ के इक़्तिदार का सिंहासन डोल गया, डोला हुआ है नहीं अगर डोल ख़त्म हो गया, हाँ फिर और डोल दुनिया नहीं हो रहा था कि गिर गया, चले फ़र्ज़ करें, हाँ। फिर तो आपको पता ही है कि जिस तरह पहले PMLN के लोग उन्होंने से PMLQ बनी थी, पीपल्स पार्टी से पेट्रियट बनी थी, वो हो सकता है। एज ऑफ टुडे मुझे नहीं नज़र आता
कि जब तक वो इक़्तिदार जब उन्होंने नवाज शरीफ के मुंह पर ये कह दिया है ना कि जी चीफ जस्टिस की नवाज सरबराही शरीफ में कमीशन बनना चाहिए। नवाज शरीफ ने जो आज बयान दिया है उसमें भी देखे ना, वो कहते हैं कि जी एक तो ये बात है शफकत साहब समझ नहीं आती कि इनका दामन साफ़ है, माजी में भी कड़े तकामी एहतसाब से मैं गुजरता रहा हूँ। हुकूमत अगर अपनी मयाद पूरी कर दी तो मुखालफिन सियासत की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये आप मेरा ख्याल है कि ये आप उनको, मेरा मतलब आप फेयर गेम नहीं खेलना चाहते। मुझे तो यही लगता है कि जो लोग सियासत में बहुत सारे ऐसे हैं जो समझते हैं कि डिठाई जो है वो बड़ा एक वर्चू है सियासत में, यानी कि आप बोलते जाएं, सारी एविडेंस दुनिया की आपके सामने आ रही है लेकिन आप बोलते जाएं बेशर्म और ढीठ बन के बैठे हाँ रहो। ढीठ बन के लेकिन बैठे शफकत साहब एक बात बताएं, 2014 में धरने में भी आपने भरपूर हिस्सा लिया था इमरान खान ने, डी चौक पर जो कुछ भी था। उस वक्त खान साहब ने कहा था कि अंपायर की उंगली जल्द खड़ी हो जाएगी। उससे मुराद ये ली गई थी कि तीसरी कुव्वत, और फिर लगा कि उन्होंने पीछे हट गए। इस तो क्या लगता है आपको कि अंपायर ने जो इस तरह करके पीछे हाथ रखा होता है, हाथ आगे नहीं कर लिए थोड़ा सा? नहीं, पहली तो बात यह है कि हम आइन के साथ खड़े हैं और हम बिल्कुल कोई मावराए आइन चीज़ जो है उसको ना उसकी तबलीग करते हैं ना उसको एक्सेप्ट करें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी और जो अब भी वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर रहम खा के 100 मोटो नोटिस लिया है तो ये वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है तो अल्लाह ताला ने मकसद उनका यही था कि गैबी वैसे मुझे आप बताएं जो शफकत साहब, ये तकरीरों से और सिर्फ बयानों से और ख्वाहिशात से ये करप्शन और करप्ट लोग और क्रिमिनल लोग जो हैं ये बाज आ जाएंगे और लूटा हुआ पैसा इनसे रिकवर कराएंगे? ये डंडे के बगैर ये कुछ नहीं होना और तकरीरों से किसी ने अपने पैसे वापस नहीं करने और किसी करप्ट ने इस्तीफा नहीं देना। देखिए, दो चीज़ें मैं कहूँगा उस पर। एक तो हम एक सियासी जमात है, हमारे पास तो डंडा सोटा तो नहीं है। हम तो तकरीरें कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं पार्लियामेंट में। दूसरी बात यह है कि असल में डंडा तो होना चाहिए नैब के पास, असल में तो डंडा होना चाहिए FBR के पास, असल में डंडा होना चाहिए FIA के पास। अगर हमारे अदारे जो हैं उनमें आज़ादी होती, यानी कि ऑटोनॉमी होती, तो उनको तो हमें तो लंबी चौड़े जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों नहीं कहते तुसी? उन्होंने किधर रोल अदा करना? जज को तो है ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ना सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नोटिस लिया है, लेकिन खैर वो उनका कोई लीगल रीज़न होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नैब ने क्यों नहीं पूछा अभी तक? नैब का अदारा जो है वो किस काम के लिए? किसका पूछा? मैं वही कह रहा हूँ ना, सवाए आप अपना क्या रोल अदा कर रहे हैं? आप भी पैसे भोगे हुए। प्रॉब्लम ये है कि जब हमें डंडे का तस्वर आता है तो आम तौर पे फौज का बंदा सोचता है, एक्चुअली तो असल ताकत तो इनके अदारों के पास है, नैब पे, आइन और कानून के साथ इतनी पावर है, बहुत पावर है इनके पास। लेकिन हमारा रोल, मैं फिर कहूँ जी, अब इस पोजीशन है, लेट्स कम टू द ग्राउंड रियलिटीज जी। आपने दो मुतालबात हैं आपकी पार्टी के, खान साहब बड़े क्लियर हैं। एक ये कि नवाज शरीफ रिज़ाइन करें, वो कभी मुझे लगता है कि इतनी एम्फेसिस है या नहीं। दूसरा है कि जुडिशल कमीशन बने और TOR भी बड़े ट्रांसपेरेंट बने। अब ये जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में, अब इस सूरत हाल में आर्मी चीफ के बयान के बाद आज जो उन्होंने अपने जनरलों के खिलाफ इक़दाम किया, आपको कोई रियलिटी नज़र आ रहा है? देखिए, पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अखलाकी तौर पे जब इतने संगीन इल्ज़ाम लगे हैं वज़ीर आज़म पे तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अखलाकी तो एक तरफ हो गया ना, तो क्योंकि अच्छा, लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि अगर नहीं देते तो फिर एक लीगल रास्ता है ना। लीगल रास्ता ये है कि जुडिशल कमीशन बने, TORs बड़े करेक्ट किस्म के बने और उसके साथ एक इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिट फर्म जो है वो उसके साथ है। लेकिन जो वो इस वक्त तक जो मेरी इत्तला है, जो अब तक हुकूमत देने को तैयार थी कि जी किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में बने, हमें कबूल नहीं। फोरेंसिक के लिए हम किसी लोकल वो जनाब हम क्या कहते हैं जी उसको पेपरा रूल्स के तहत हम उसका टेंडरिंग करेंगे, इश्तिहार देंगे, प्री क्वालिफाई करेंगे और उनका इरादा है कि इस मामले को 6 महीने तक लटका जाए। अच्छा, अब ये तो हो गया ना हुकूमत की मद्दा, आपकी विश लिस्ट। इसको मौजूदा तनाज़र में
हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं हो गया, अनटेनेबल नहीं हो गया? आप तो ये कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बने। अनटेनेबल हो गया है, चीफ जस्टिस की सरबराही में कह रहे हैं मैं तो कहता हूँ 3-4 सवालों का जवाब देते हैं, बात खत्म हो जाती है। नेस्कॉम बनी 92-93 में, बाद में उन्होंने एडमिट कर लिया कि हमारी मलकियत थी। नेस्कॉम ने 93-94 में पार्क लेन के फ्लैट ख़रीदे। उस वक़्त इनके बच्चे माइनर थे और इनका कोई कारोबार बाहर नहीं था जिसके ऊपर ये क्लेम कर सकें कि जी पैसे। तो पहला सवाल कि नेस्कॉम ने जो पैसे जो ख़रीदे जिसके आप बेनिफिशरी थे, वो पैसे कहाँ से आए? उन 3 सालों में जब आप पार्क लेन का फ्लैट ख़रीद रहे थे, आपने 470 रुपये टैक्स डिक्लेयर किया। इसका मतलब है कि आपकी कमाई तो ना होने के बराबर थी। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ ये कि जब आपने 97 में नॉमिनेशन पेपर फाइल किए तो उसमें आपने इन प्रॉपर्टीज़ का कोई जिक्र नहीं किया, कंसीलमेंट की, क्योंकि बच्चे आपके डिपेंडेंट थे। आपको डिक्लेयर करना चाहिए था कि नेस्कॉम के बेनिफिशरी जो है मेरे बच्चे हैं और उनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद की बातें हैं कि जी अल तौफीक के केस में उन्होंने उनको गिरवी रखा इन प्रॉपर्टीज़ को। जब ये प्रॉपर्टीज़ जाने लगी तो पैसे कहीं से ला के दे दिए गए। 2006 का कहते हैं जी हुसैन नवाज साहब के हमने तो 2006 में ख़रीदे। उससे पहले तस्लीम कर चुके हैं कि जी हमारे निसार साहब कहते हैं कि 20 साल पहले ये ख़रीद लिए गए थे। सो मकसद ये है कि ये सारे जो पहले 3-4 सवाल है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तो वहाँ नाम ही नहीं है, उन पर कोई चार्ज नहीं है। आप किस खुशी में उनका इस्तीफा मांग रहे हैं? तो एक अलग इशू है ना, मैं पता है ना लोगों को। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ हाँ। कि जो 2 कंपनियां बनी जिसमें इनके माइनर बच्चे बेनिफिशरी थे, तो उस वक्त तो डिपेंडेंट थे ना इनके, तो ना दौलत कहाँ से आई? नहीं, ये मैं कमा वालों ने साजिश की है कि वज़ीर नवाज शरीफ की बजाय हसन का, हुसैन का नाम देते, मरियम का देते, नवाज शरीफ साहब का क्यों डाला? इसलिए देखिए साजिश आई वांट टू अंडरस्टैंड। नहीं, देखिए ना, उन्होंने तो ये कहा कि जनाब ऑफशोर कंपनीज हैं, उन ऑफशोर कंपनीज के बेनिफिशरीज फलां हैं, और ट्रांजैक्शन क्या है वहाँ? और ट्रांजैक्शन है, ये फ्लैट खरीदे गए ह्यूज, बड़े, उसकी क्या वैल्यू होगी? आप लंदन को मेरे से बेहतर जानते हैं आरिफ साहब, मेरा ख्याल है अरबों रुपए के वो फ्लैट है, अरबों रुपए के। वो ये पहले तो एक था, फिर स्ट्रिंग ऑफ फ्लैट्स हैं, 4 है मेरा ख्याल, वो इकट्ठे करके 4 या 5 है। दीवारें खत्म करके ना। हाँ जी, मैं तो गया नहीं था, मजीद निज़ामी मरहूम उस फ्लैट में गए हुए थे। जी। मुझे तो कभी ये एजाज़ नहीं बख्शा गया। अच्छा, आपको तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग गए हैं वैसे। नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं वहाँ से गुजरते हुए ज़रूर देखा। निसार साहब कहते हैं 20 साल पहले खरीदे गए थे, तो 2096 में तो खरीदे थे ना। नहीं, देखिए जब साहब, उनका जो इस वक्त नैरेटिव है वो बड़ा सिंपल है। क्या मौक़िफ़ क्या है उनका? उनका मौक़िफ़ ये है कि जी नवाज शरीफ साहब ने बड़ा ट्रांसपेरेंसी की खातिर कौम पर बड़ा एहसान किया। उन्होंने कहा मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, मेरे दामन बिल्कुल साफ़ है, मेरा तो नाम ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कमीशन बनाने के लिए तैयार हूँ। भाई नाम आपने डाला उनका, फोरेंसिक एक्सपर्ट में लोकल का, वहाँ क्यों आया नाम? दिस इज़ टू लेट एंड टू लिटिल वाला मामला आपके नज़दीक अनएक्सेप्टेबल होगा। अनएक्सेप्टेबल। ये बताइए कि अगर चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा जाता है कि जी आप सरबराह बने, वो कहते हैं कि मैं, ये बाज़ लोगों का ख्याल है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में नहीं बनेगा, वो कोई जज दे दें और तो वो काबिल कबूल होगा आपको? देखिए, उस पर पार्टी बैठ के गौर करेगी, लेकिन पहले ये ख़त तो लिखें। इसाक डार साहब ने अगले दिन हम एक इलेक्टोरल रिफॉर्म की कमेटी की मीटिंग को वो चेयर कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सारी जमातों से कंसल्टेशन की इनफॉर्मली। अच्छा, तो हमने उनको साफ कहा, हमने कहा जी चीफ जस्टिस को आप लेटर लिखें कि जी वो नहीं मानेंगे। मैंने कहा आप लेटर लिख के देखें कि अगर वो 1956 एक्ट के वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है कि इनके चीफ जस्टिस, उन्होंने कायदे कानून के तहत काम करना है। कानून के मुताबिक ये लेटर तो लिखे ना उनको कि जी हम चाहते हैं कि आप नहीं, सरबराही में, वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ने बनानी होती है तो एग्जीक्यूटिव लेटर लिखे, लेटर लिखे जी। अच्छा, और 56 का एक्ट है। चलें, वो तो कानूनी मुशगाफी है, मैं तो उसमें पढ़ता नहीं। जो सिचुएशन पैदा होगी है करप्शन के हवाले में, पनामा पेपर्स की वजह से जो इनके मुँहों के ऊपर काल मल दी गई है, माफ़ करना, और बाकी जो कागज़ बीच बीच में अभी ट्रेल में है, पाइपलाइन में है, उसकी वजह से आया मियाँ नवाज शरीफ और उनकी गिरती हुई सेहत जो आप इग्नोर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रहना तकरीबन नामुमकिन है। आप इसका जवाब दें।
और वो बेचारे हनीफ अब्बासी के बारे में जो मुझे किसी रिपोर्टर ने भेज दी थी, वो कहते जी मैं तो कोई ना मुकदमा है मेरे पास, ना कोई नोटिस है, और ना मैं किसी चीज़ से डरता हूँ। झूठे और जाली मुकदमे हैं। और आपके जो डीएनए है जिसमें इतने बड़े सहाफ़ी आरिफ निज़ामी बैठे होते हैं, चौधरी साहब आपने जो कीचड़ वैसे आपने और भी बड़े पर्दा नशीनों के नाम लिए और कीचड़ मेरे ऊपर उछल रहा है यार, आप नाम लेके अब सुरखरू हो गए। नहीं, मैं अपने घर के नाम ले रहा हूँ, चलें, मेरी कोई खाना साज लिस्ट मैं है बड़ा नाराज और हुआ। मुझे इतलात मिलती है, मैं बताता हूँ। मैं मैंने आपको कहा था कि मियां नवाज शरीफ जो है आप देखिए फंस ना, गए मुझे हैं। आप इस शहर में रहना भी है यार, क्या करते हैं गुलाम हुसैन तो साहब? मैं क्या करूं? आप इन चीज़ों का जवाब दें कि विल ही सर्वाइव दिस अटैक, फिजिकल एंड पॉलिटिकल, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी निज़ामी साहब। देखिए ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके अब ये अंदिया दे दिया है हुकूमत ने कि हम तैयार हैं चीफ जस्टिस को खत लिखने के लिए। दूसरे आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ की छुट्टी हो रही है, आप पूछ रहे थे मुझसे। जी, तो मैं इतनी जल्दी ये, क्योंकि देखिए ना फौज, मेरा ख्याल है पीछे से जो कुछ उन्होंने कर दिया ना सिम्बॉलिकली, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को ये कमीशन जो है ना बनाने में कोई और रास्ता नहीं रह गया। अब उस कमीशन के नतीजे में क्या होता है आई कांट से। ये शफकत साहब, बट दिस इज नॉट द ओनली चैलेंज दैट ही फेसेस। फॉर द टाइम बीइंग तो यही है ना चैलेंज। क्यों जी शफकत साहब? तो मेरा ख्याल है कि एक तो पार्टी की क्विकली बात कर लें। पार्टी के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो काफ लीग से आए हैं और हम असेंबली में देखते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो तो आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूं। हमारी पार्टी में भी आए हैं। नहीं, हमारी पार्टी में भी मैंने आपसे शफकत साहब इसके बाद एक सवाल पूछता है। नहीं, हमारी पार्टी में भी आए हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग वहाँ से आए हैं उनकी कोई लॉयल्टी नवाज शरीफ के साथ नहीं। कुछ ये भी सुन रहे हैं कि फैमिली के अंदर भी थोड़ा सा आपस में कोई मसाइल हैं। जी जी, और तमीना दुरानी का ट्वीट तो आप ट्वीट्स आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की बच्चे ये कह रहे हैं कि जी हमारा तो नाम कोई नहीं आ रहा पनामा लीक्स में, तो ये भी इशू हो गया। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे जो चीज़ है ना मियाँ साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, वो ये है कि जो उनकी जानशीन थी उसका भी नाम आ गया इसके अंदर। ये मैं अर्ज कर चुका हूँ, उसकी ब्रांड खराब हो गई। ब्रांड खराब हो गया पहले ही लॉन्चिंग से पहले मरियम नवाज साहबा की ट्रायल अभी हो रहा था। अब ये सारी चीज़ें मिल के मेरा ख्याल है कि अगर इंक्वायरी ज़रा भी आज़ाद हुई तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए इस पोजीशन में रहना नामुमकिन हो जाएगा, अनटेनेबल हो जाएगा, नामुमकिन हो विच इज ऑलरेडी बैड, विच इज़ बैड। यस, एज ऑफ नाउ। हाँ, मतलब तो ये शफकत है साहब, ये कि अगर वो बैठे रहें और कहें कि जी मैं आई एम गोइंग टू फाइट टू द लास्ट बुलेट, उसमें पाकिस्तान को शफकत साहब मुझे एक नुकसान बात होगा। बताएं, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। आपको पता है मार्गरेट थैचर ने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन एक वक्त आया कि पार्टी ने उनको कहा कि वो लायबिलिटी बन गई। हमारे मुल्क में बदकिस्मती पार्टियां तो नहीं कहेंगी, जमहूरियत नहीं है। अच्छा ये बताइए, पार्टियों से एक ख्याल आता है, अभी आपकी मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी शोला नवाई का मुकाबला और कहा कि अगर मुझे जहांगीर तरीन से टिकट लेना पड़ा तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। इसकी क्या वजह है? नहीं, हमारी पार्टी में इलेक्शन हो रहे हैं, हो रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए मुलतवी हुए हैं ये पनामा लीक्स की वजह से, तो इलेक्शन हो रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा से जज्बात भी हाई होते हैं। इलेक्शन जहाँ भी होगा, चाहे पार्टी के अंदर होगा पार्टी के बाहर होगा, उसमें कुछ बातें होंगी जो शायद नॉर्मल हालात में ना हो, तो इसलिए, लेकिन वो कोई नहीं, वो मामला वैसे क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े मोहतात आदमी हैं, वो नपी तुली बात करते हैं, लेकिन इस मामले में इमोशनल। असल में जो मैं देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी में, हालांकि जहांगीर तरीन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मतलब अमली तौर पे इस वक्त भी वो डिफेक्टो चौधरी सरवर के लगता है दस्ते शफकत जो है उनका चौधरी सरवर पे है, आप पर भी नहीं है, ना शफकत पे, ना शाह महमूद कुरैशी पे। अगर आप हमारी पार्टी की अंदरूनी इलेक्शन की बात करते हैं तो यकीनन जहांगीर तरीन साहब चौधरी सरवर साहब के साथ खड़े हैं। बस एक जुमले में ये बता दें, और बल्कि ये है, ये जो आपने कहा ना कि फैमिली में डिवीजन है, ये जो उनका जो भी, आप तो नहीं मानते कि वो फिज़िकली ही इज़ नॉट वेल, लेकिन उसके बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ और कलसूम और नवाज शरीफ, इन्होंने अपने रैंक्स क्लोज़ किए हैं और वो कहें कि वी आर वन। लेकिन मेरा वही है अपनी राय, मियाँ नवाज शरीफ इज़ ऑन दी रन
and his situation to retrieve and गुलाम recover हसन साहब is अक्सर ये है, impossible. एक शहबाज शरीफ ब्रांच है, एक नवाज शरीफ ब्रांच है, कारोबार भी अलग है। और जैसे आपने कहा कि इसमें शहबाज शरीफ और उनके बच्चों का तो नाम नहीं वो है। एक हिस्टोरियन था स्टैनली लेनपूल, उसने कहा था कि किंगशिप बेयर्स नो किथ नॉर किन, बिल्कुल यानी कि बादशाह जो है उसमें ना कोई भाईचारा है, ना कोई दोस्ती है, बिल्कुल। ना कोई रिश्तेदारी है। और there's डुक्कर साहब nothing- बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी आपका। मेहरबानी। नाजरीन, हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज एक बड़ा तारीख़ी दिन है कि फ़ौज जिस पे तोहमत लगाई जाती थी कि उन्होंने अपनी तो कोई एहतसाब नहीं किया, दूसरों के एहतसाब की क्या बात करेंगे, तो उन्होंने ये एतराज़ भी पूरा कर दिया। और उसके नतीजे में हुकूमत भी अभी अंदिया देने लग पड़ी है कि जनाब ख़त लिख दिया है या लिखने वाले हैं वो चीफ़ जस्टिस को कि आप कमीशन बनाएं। अल्लाह करे ये ठीक हो, अदरवाइज़ अभी तक तो इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू। बाकी ये भी हमने आपको बताया कि 8 फ़ौजी अफसरों का एहतसाब हुआ है, 12 का नहीं, तो ये तस्दीक फरमा लेनी चाहिए। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़, अगले हफ्ता इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।